Hello guys, welcome back to my channel Lifesciences with SS. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's session is all about food preservation. Mainly today we will study about the food preservation by radiation. So let's proceed. Here first we will see the definition. Food preservation is one of the method to protect the food from unwanted microbial growth. Food preservation एक्चुअली हमारा होते क्या है, जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं फूड में, कोई भी हम फूड रखते हैं वो खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं और माइक्रोब्स अपने सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पॉयलेज होता है, या हमारा फूड पॉइजनिंग होता है, या फिर कंटामिनेशन होता है, या उसका टेक्सचर कलर ओडर चेंज हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम जो करते हैं उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसका और एक डेफिनेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पे इधर दो डेफिनेशन है एंड और एक डेफिनेशन है। फूड प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज, फूड पॉइजनिंग and microbial contamination of food. These are the three process to control. This three process happens during food preservation. Food spoilage, here food poisoning, either it is food spoilage or food poisoning, or microbial contamination in food. फिर क्या आता है हमारा कंट्रोल बाय रेडिएशन। हम रेडिएशन के थ्रू में कैसे उसे कंट्रोल करते हैं। अ फूड इज इराडिएटेड, क्यों होते हैं रेडिएशन, क्यों हम प्रिजर्व करते हैं रेडिएशन के थ्रू। अ फूड इज इराडिएटेड बिकॉज ऑफ द destructive पावर ऑफ आयोनाइजेशन on microorganism is havoc by food, and depending on the method used it can be either completely or partially destroyed mold, yeast, bacterial cells, spores, viruses etc. जो भी हमारे खाने में ये सब रहते हैं, ये आपका मोल्ड हो, यीस्ट हो, बैक्टीरियल सेल्स हो, ये सब को वो मार देते हैं। फिर क्या आता है हमारे इधर, देखते हैं इराडिएशन कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय वर्म्स, इंसेक्ट लार्वा इन फूड एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट। जब हमारा आलू के देखे होंगे स्प्राउट्स निकल आते हैं, या फिर अदरक की हो स्प्राउट्स निकल आते हैं, ऑनियन, ये सब के जो स्प्राउट्स निकल आते हैं उसे भी वो बंद करता है, वो करने नहीं देता है वो रेडिएशन। एंड रेडिएशन प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वेव्स। And radiation is a physical treatment in which packed food are exposed at certain doses. उसका एक certain dose होता है जिसमें हम packed food रखते हैं, उसे dose के हिसाब से हम देते हैं। And there are several ionizing radiations like alpha, beta, gamma rays, proton rays, neutron etc. And the ability of gamma rays, X-rays and beta rays are used to kill microorganisms. And as for our food microbiology is concerned, इनमें हम three areas of electromagnetic spectrum लेते हैं। वो है माइक्रोवेव्स, यूवी जो हमारा होता है अल्ट्रावायलेट, एंड देन गामा रेज। यहाँ पे हम देख लेते हैं यूवी रेडिएशन क्या है, बारी बारी करके सबको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे यूवी रेडिएशन के थ्रू हमारा फूड प्रिजर्वेशन कैसे होता है। The UV radiation is a form of non-ionizing radiation and इसका wavelength रहता है 200 से 450 के अंदर, 200 to 450 nanometer, which is equal to your 10 to the power 15 hertz. And chemical reaction induced in microorganism due to excitation caused by UV radiation and can cause the failure of critical metabolism processes leading to injury or death. जो भी microbial contamination उसमें होता है उसको क्या करते हैं, फेलियर ऑफ क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लीडिंग टू इंजरी और डेथ। इधर उनका इंजरी हो जाता है या कंप्लीटली डेथ हो जाता है। एंड द ग्रेटेस्ट लिथालिटी किस में शो करता है, किस रेडिएशन के रेंज में, 260 नैनोमीटर जो होता है उसमें ग्रेटेस्ट लिथालिटी शो करता है, विच करस्पॉन्डिंग टू क्या होता है उसमें, जो न्यूक्लिक एसिड बेसिस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है 260 नैनोमीटर के रेंज को, और न्यूक्लिक एसिड नष्ट होने पर वो बैक्टीरिया ही नष्ट हो जाता है। Then other, because of low penetration power, it has been used to inactivate microorganism on the surface of foods, meat foods like your meat, fish, and bread, as well as in air and on the walls, shelves, equipment in the food handling and processing area। जो भी हमारे खाने के ऊपर हो या फिर कोई सेल्फ हो, कोई टेबल हो, इसके ऊपर हम ये यूज कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोव हो हम उसे इनएक्टिवेट करके रख सकते हैं या कंप्लीटली मार सकते हैं। Liquids such as water, syrups, and thin layers have been treated with UV radiation
And microorganisms are especially susceptible to UV light between 200 to 280 nanometer. Here, the resistance of microorganism to UV is largely determined by their ability to repair such damage. हम कैसे देखते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट कैसे होते हैं, जो हम यूवी लाइट देकर उसके उसमें डैमेज किए हैं वो रिपेयर कर सकता है या नहीं. एंड कुछ होते हैं like although some microorganisms such as microalgae also micrococci also synthesize protective pigments. जो एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट सिक्रेट करते हैं वो उनको रेडिएशन से बचाता है. और इसका मतलब रेजिस्टेंट जनरली मतलब किस योर ऑर्डर में आते हैं. पहले हमारा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ये यूवी रेडिएशन को किस तरह रेजिस्टेंट होते हैं, पहले हमारा आते हैं ग्राम नेगेटिव वंस, देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ईस्ट. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ईस्ट इनका दोनों में सिमिलर ही है. फिर आता है हमारा बैक्टीरियल स्पोर्स, देन योर मूल स्पोर्स एंड लास्ट इज योर वायरसेस. एंड इसका टाइप होता है, 3 टाइप्स के होते हैं. एक है हमारा यूवीए, दूसरा है हमारा यूवीवी एंड थर्ड इज योर यूवीसी. 3 टाइप के यूवी रेडिएशन होते हैं. ये चीज को दिमाग में पूरा बैठा देना कि यूवी रेडिएशन हमेशा 3 टाइप के होते हैं. एक है हमारा यूवीए, सेकेंड वन इज योर बी एंड थर्ड वन इज योर सी. And UV A has wavelength between your 315 to 399 nanometer. UVV has wavelength between 280 to 314 nanometer, and UVC has wavelength 100 to 279 nanometer. और ये जो 100 से 279 नैनोमीटर जो होता है उसे हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं. जो UVC होता है उसे हम फूड प्रिजर्वेशन में बेसिकली यूज करते हैं. And irradiation with short wave ultraviolet light, that is UVC, offers some technological advantages due to its low maintenance and installation cost, minimal energy used, and food preservation without some undesirable effects of heat treatment. और इसका एप्लीकेशन क्या होता है फूड इंडस्ट्री में, इसे हम देख लेते हैं. पहला क्या आता है हमारा टेंडराइजेशन और एजिंग ऑफ मीट. जो हमारा एजिंग ऑफ मीट हो जाता है, मीट को क्या करते हैं हम रेडिएशन के थ्रू प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसका सॉफ्टनेस, टेक्सचर, कलर अच्छे से रहे. फिर क्या होता है क्यूरिंग और अनरैपिंग ऑफ चीज. चीज हम खोलते ही खराब हो जाता है, पर जब वो बंद रहता है वो ठीक रहता है. कैसे रहता है? This is all because of your UV radiation. And prevention of surface mold growth and bakery products. Then in your air purification and food processing industry भी use होता है ये air purification के लिए. And water treatment के लिए जो plants होते हैं water treatment उसमें use होते हैं water treatment plant. And your disinfection of equipment, glassware, ये सब में these are all the applications of your UV, ये सब में use होता है. And last one is the process water can be disinfected by UV. जो process water हमारा होता है उसको भी हम डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं. और इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है? Due to the low penetration power of UV rays, lethal action against microbes is confined to organism on or near the surface of material. And it is also absorbed by proteins and nucleic acid. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है. इन विच फोटोकेमिकल चेंजेस आर प्रोड्यूस. कुछ फोटोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होता है जिसके रीजन सेल का डेथ हो जाता है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ यूवी डेथ इन बैक्टीरियल सेल इज द प्रोडक्शन ऑफ लीथल म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑन सेल न्यूक्लिक एसिड्स. On the other hand, degradation of bacterial cell wall also can cause germicidal effect. और उसकी डिमेरिट क्या होते हैं? हर चीज के जैसे मेरिट होते हैं डिमेरिट भी होते हैं. डिमेरिट क्या है? यूवी कैन इंड्यूस स्पॉयलेज ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं जो खाने में, उसमें क्या होते हैं जब यूवी का रेडिएशन जाता है रैंसिडिटी डेवलप हो जाता है. And second one is the workers must also be protected from UV since the wavelength used can cause burning of skin and eye disorders. हम उसे यूज करने के टाइम में काम करने के टाइम में हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बहुत केसेस में सुना गया है कि ये यूवी से कैंसर भी हो जाता है, लाइक योर स्किन कैंसर, ये सब हो जाता है. And wavelength below 200 nanometer are screened out by surrounding the lamp with an absorbent glass since the wavelength are absorbed by oxygen in the air producing ozone which is very harmful. ये ओजोन जो होता है O3 वो बहुत ही हार्मफुल एक कंपाउंड होते हैं
तो ये भी बनने की बहुत सारे चांसेस है। एंड लो पेनेट्रेबिलिटी लिमिट्स द एप्लीकेशन ऑफ यूवी रेडिएशन इन फूड इंडस्ट्री टू डिसइंफेक्शन ऑफ एयर एंड सरफेसेस। फिर आता है, इतना तक हमारा यूवी का था। फिर आता है हमारा गामा रेज टू कंट्रोल द प्रोसेस in food preservation. Gamma rays are produced by the decay of radioactive isotopes. जब radioactive isotopes के decay होते हैं तभी gamma rays produce होते हैं, and it has a frequency of about 1.019 hertz and wavelength less than 10 into 10 to the power 12 meter. And a single isotope source is used in radiation equipment to emit high energy radiation. The most commonly used isotope is cobalt 60. This cobalt 60 is produced by bombarding of non-radioactive cobalt, and this cobalt 59 with neutrons in a nuclear reactor. And what it does, it emit high energy gamma rays which can penetrate food up to a depth of 20 centimeter. कोई भी आपका पैकेज फूड हो, लाइक 20 सेंटीमीटर थिक हो, 20 सेंटीमीटर तक वो पेनेट्रेट कर सकता है. एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन अफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बाय इंटरैक्टिंग विद की मॉलिक्यूल्स विद the microbial cell or indirectly through the inhibitory effects of free radicals produced by radiolysis of water. And this indirect effect plays more important role since in the absence of water, doses 2 to 3 times higher are required to obtain the same lethality. एंड ये सिंपल इंग्लिश में लिखा है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा. अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज सेम इन कमेंट सेक्शन. आई विल मेक मोर वीडियोस इन दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फुली. एंड फिर क्या आता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एंड ऑल्सो इंक्रीजेस माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2 to 4 fold. एंड इट इज थॉट दैट दिस मे बी ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू पार्टिसिपेट इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस and prevent the repair of radiation induced mutation. The resistance to ionizing radiation depend on the ability of the organism to repair such damage. इधर भी वही कहा गया है, जो गामा रेडिएशन से उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डैमेज होता है वो कितनी जल्दी उसको रिपेयर कर देता है, उसके हिसाब से हम उसका रेजिस्टेंस पता करते हैं. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस ऑर्डर से रेजिस्टेंट है, पहले आता है हमारा ग्राम नेगेटिव, फिर ग्राम पॉजिटिव, as in case of your UV you have also seen. then आता है spores, then yeast, then क्या आता है लास्ट को viruses आता है. viruses बहुत ही resistant होते हैं. And food associated with organism do not generally display exceptional resistance, although spores of Clostridium botulinum, that is your type A, have most radiation resistant spores. And food irradiation has the disadvantages of being a much more precisely controlled process than heating, since penetration is deep. बहुत ही deep penetration होता है, वो भी बहुत जल्दी होता है and एक uniform में होता है, instantaneous and uniform. And it also retains the fresh character of the product, as low level of irradiation produces no detectable sensory change in most products. इसमें हीट का कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर कोई भी वो खाना जो भी है उसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, या फिर आप देख सकते हैं ओडर चेंज नहीं होता है, उसका टेक्सचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो उसका कोई डिटेक्टेबल चेंजेस ही नहीं कर पाता है. And this failure of low doses of radiation to produce appreciable chemical changes in the product has been an obstacle to the development of simple test to determine whether a food has been irradiated or not. इसके हिसाब से हम उसको पता नहीं कर पाते हैं कि इधर वो गामा रेज के थ्रू रेडिएट किया गया है या फिर नहीं किया गया है. One proposed test is based on the difference between irradiated and non-irradiated foods in the ratio between viable plate count. जो होता है viable plate count में अपना माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में आपको बताई हूँ, and the quantity of gram-negative endotoxin detected by using Limulose amebocyte lysate test. And no examples had been found that after irradiation a non-pathogenic organism have been converted into pathogen. ऐसा कोई भी हम नहीं देखे हैं जो गामा रेडिएशन के जाने के बाद वो रेजिस्टेंट बन के कोई नॉन पैथोजन से वो पैथोजन बन गया है, ऐसा आज तक देखा नहीं गया है. And morphological, biochemical and other changes which may impair isolation and identification and increase radiation resistance have been noted as a result of repeated cyclic irradiation.
And the level of radiation proposed for foods are not sufficient to induce radioactivity in the product, and there is no evidence that the consumption of irradiated food is harmful. And depending on the lethality record, the food that is irradiated can applied at different labels. कोई भी labels में हम उसको add कर सकते हैं. And at high level it can be used to produce a safe self stable product in a treatment known as radapatization. And radication is also used to describe a process where the objective is the elimination of pathogen. कोई भी हमारा pathogen हो उसको एलिमिनेशन करना ही इसका मतलब एक मेन प्रोफोमा होता है. एंड रेडोराइजेशन अप्लाइज टू द प्रोसेस एमिंग टू प्रोलोंग सेल्फ लाइफ. जो हम उसका सेल्फ लाइफ होता है कितना दिन तक हम उसे रख सकते हैं उसे सेल्फ लाइफ कहते हैं. और उसको क्या बोलते हैं, रेडोराइजेशन. एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, इट कॉजेस अ लीथल इफेक्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन द डोजेस राइजेस. जब उसका डोज बढ़ा देते हैं तभी उसका लीथल इफेक्ट आ जाता है. एंड प्रोटीन्स एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द जीन्स डिटोरिएट लीडिंग टू फीवर इन्फेक्शंस. हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस भी होते हैं हमें मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. एंड इसका मेरिट क्या होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज नॉन पॉल्यूटेटिंग, pollute नहीं करता है. And efficacy at room temperature, it can pass through materials, thus it is not at surface treatment. And it has low heat generation, thus it is applicable for frozen food. इसका कोई heat generation नहीं होता है, बहुत ही minimal, कोई दिखाई भी नहीं देता है इस तरह heat उसमें generate होता है. thus it is sorry applicable for frozen foods also. एंड डिमेरिट्स इसका क्या होते हैं, ये बहुत ही हाई कॉस्ट होता है. गामा रेडिएशन इज वेरी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट इन डिटेक्टिंग करेक्ट डोजेस. उसका करेक्ट डोजेस क्या होता है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं until and unless you are a professional. And it had been thought that irradiation could lead to pathogen becoming more virulent. हम उसको प्रूव करने किए हैं पर हम like a hypothesis we can say that sometimes a pathogen can be more virulent. उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगा और वो मोर वायरुलेंट बन जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट हमें कज करेगा. एंड स्पोर्स ऑफ सम माइकोटॉक्सिजेनिक मोल्ड्स विच सर्वाइव इरेडिएशन में यील्ड कल्चर्स विद इंक्रीज माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन. कभी ये भी हो सकता है जो माइकोटॉक्सिजेनिक मोल्ड्स होते हैं वो रेडिएशन के बाद रेजिस्टेंट बन के उनका कुछ म्यूटेशन होके वो ज़्यादा से ज़्यादा माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो हमें ही हार्मफुल होता है. एंड फिर आता है हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन एंड फूड प्रिजर्वेशन. इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and these are the waves of electrical and magnetic energy moving together through a space. इसको हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू में होता है. एंड इट फॉर्म्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर करेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज. बिटवीन फ्रीक्वेंसीज का कितना होता है ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है. माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 जीगा हर्ट्ज. इसमें होता है 300 इज वेरी इजी टू रिमेम्बर लाइक सी 300 to 300 only differences megahertz to gigahertz respectively. And unlike other forms of radiation, microwaves act indirectly on microorganisms through generation of heat. ये क्या करता है, heat generate करता है. जो भी हमारा खाना हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं वो किस हिसाब से गर्म होता है, किस तरह गर्म होता है, वो खाने में जो पानी का पार्टिकल्स है, स्टोव की जो पार्टिकल्स है वो गर्म होते हैं. और वो गर्म होते ही जो भी उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है वो पानी के थ्रू. So what here is written, the water molecule present in the food are continuously oscillating in microwave radiation, and this kinetic energy is transmitted to neighboring molecules leading to rapid rise in temperature throughout the product. And in product with high salt concentration, surface heating is due to the ions acquiring kinetic energy from the microwave field and can also contribute, but this generally of minor importance. ये बहुत ही minor importance में use होता है, ये food preservation के लिए बहुत कम जगह में बहुत ही माइनर जगह में यूज होता है. एंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड यूजिंग मैग्नेट्रॉन, अ डिवाइस फर्स्ट डेवलप इन यूके. जब भी आप माइक्रोवेव रेडिएशन के बारे में लिखेंगे तो ये पॉइंट उसमें ऐड करेंगे, माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट्रॉन, ए डिवाइस फर्स्ट डेवलप इन यूके. ये यूके में डेवलप हुआ था. एंड डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर टाइम
And intensity of wave temperature can vary, that is very high or very low, इसको हम adjust कर सकते हैं. Or microwave is insufficiently energetic to ionize the food molecules, and frozen food can be thawed and heat very rapidly in a few minutes depending on the size of the product. It causes the heating of water, जो भी इसमें water है, fat molecule है या फिर sugar molecule है, वो heat हो जाता है and can penetrate food up to only 2 to 4 centimeter. उसमें क्या था, 20 सेंटीमीटर तक पेनेट्रेट करता था हमारी गामा रेडिएशन में, और इसमें क्या होता है, ओनली 2 to 4 सेंटीमीटर. एंड माइक्रोवेव ट्रीटमेंट इज क्वाइट लीथल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय ओनली हाई टेम्परेचर. जो हाई टेम्परेचर की वजह से ही जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है. और लास्टली क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस. जो हमारा आरओएस होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसमें वो प्रोड्यूस नहीं होता है. एंड माइक्रोवेव्स हैव बीन यूज्ड टू defrost frozen blocks of meat prior to their processing into products such as burger and pies, thus reducing wear and tear and machinery. एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लैंचिंग ऑफ फ्रूट्स. ब्लैंचिंग क्या होता है, हम पूरे ठंडे से लाके पूरे गर्म में जो डाल देते हैं उसे ब्लैंचिंग कहते हैं. वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है. एंड इन द पेस्चराइजेशन ऑफ सॉफ्ट बेकरी गुड्स एंड मॉइस्ट, लाइक योर मॉइस्ट में क्या होता है, जो 30% हमारा H2 लाइक वाटर मॉलिक्यूल रहता है, एंड पास्ता टू डिस्ट्रॉय द ईस्ट एंड मोल्ड्स. एंड जापान में क्या होता है, माइक्रोवेव्स हैव बीन यूज्ड टू pasteurize high acid foods such as fruits and syrups, and intended for distribution at ambient temperature, and they're packed before processing. जब भी कुछ पैक्ड फूड प्रोसेसिंग हो, मतलब पैक्ड फूड रहता है, वो प्रोसेस होके रहता है, ये सब फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक में के थ्रू जाकर वो रहता है. and have indefinite microbiological self life because of heat process and their low pH. जब हीट के थ्रू लाइक अपना दूध को दे सकते हैं, हमारा हीट के थ्रू हम उसको पेस्चराइज करके रखते हैं, तो क्या वो रह जाता है. पर जब हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कच्चा दूध को ऐसे ही रख देते हैं, तो वो खराब हो जाता है, वो दूध फट जाता है, एंड फिर हमारा पनीर बनने में हेल्प हो जाता है. एंड इसमें क्या होता है, इसका देख लीजिए, ये यूजफुल इन अटेंशियल डिकॉन्टामिनेशन. जो भी हमारा बर्तन होते हैं, हम उसे डिकॉन्टामिनेशन उसमें कर सकते हैं. एंड इट इज़ लो प्रोसेसिंग टाइम, बहुत ही कम कम टाइम में हो जाता है. लो एनर्जी कस्ट एंड नो केमिकल प्रीट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. कोई भी हमारा केमिकल प्रीट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक बर्तन में रखकर हम उसे गर्म कर सकते हैं. And this is all about the session, and if you have any doubt in the session, you can write me in comment section, and I'm ready to answer all your problems and all your and ready to give all that solutions. So if you like my video, then please subscribe my channel and keep continue watching my videos that I will post soon.